स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। विकास वित्तीय संस्थान यानी DFI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक को बुनियादी ढांचे की वित्त पोषण के लिए प्रमुख DFI के रूप में स्थापित किया गया था। बी, DFI उन क्षेत्रों हेतु दीर्घकालिक वित्त प्रदान करते हैं जिनमें वाणिज्यिक बैंकों और नियमित वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम बहुत अधिक है। सी, बैंकों की तरह DFI लोगों से जमा स्वीकार कर सकते हैं। डी, DFI बाजार सरकार के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थानों से धन प्राप्त करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विकास वित्तीय संस्थान यानी DFI राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक को बुनियादी ढांचे की वित्त पोषण के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। DFI की स्थापना अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने हेतु की गई है जिनमें वाणिज्यिक बैंकों और नियमित वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम बहुत अधिक है। बैंकों के विपरीत DFI लोगों से जमा स्वीकार नहीं कर सकते। वे बाजार सरकार के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थानों से धन प्राप्त करते हैं और सरकारी गारंटी के माध्यम से समर्थित होते हैं। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. जापान, 2. साउथ कोरिया, 3. स्वीडन, 4. दक्षिण अफ्रीका, 5. भारत। उपर्युक्त में से कितने देशों ने फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा स्वीकार कर लिया है? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी केवल 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा। ओस्लो समझौते का उद्देश्य इजराइल के साथ एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के माध्यम से फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय को लाना था। भारत ने वर्ष 1988 में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी। वर्ष 1995 में दक्षिण अफ्रीका ने फिलिस्तीनी लोगों को राज्य का दर्जा दिया। वर्ष 2014 में फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा स्वीकार करने वाला स्वीडन पश्चिमी यूरोप का पहला देश बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और कई पश्चिमी यूरोपीय राज्य फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं देते। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विश्व स्तर पर पुलिस जानकारी साझा करने के लिए जनादेश और तकनीकी बुनियादी ढांचे वाला एकमात्र संगठन है। 2. इंटरपोल का रेड नोटिस प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए लंबित किसी व्यक्ति का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट है। 3. भारत के इंटरपोल के रूप में केंद्रीय जांच ब्यूरो भारत और अन्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंटरपोल यह विश्व स्तर पर पुलिस जानकारी साझा करने के लिए जनादेश और तकनीकी बुनियादी ढांचे वाला एकमात्र संगठन है। अतः कथन 1 सही है। यह दुनिया भर की पुलिस को तकनीकी और व्यक्तिगत रूप से क्षेत्राधिकार, समय क्षेत्र तथा भाषाओं के बीच जोड़ता है। रेड नोटिस दुनिया भर में कानून प्रवर्तन से प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए लंबित किसी व्यक्ति का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है। रेड नोटिस कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत के इंटरपोल के रूप में CBI सहयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत और अन्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, 17+1 पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह चीन की नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य बीजिंग और मध्य तथा पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग का विस्तार करना है। 2. इस पहल में केवल गैर यूरोपीय संघ सदस्य देश शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 17+1 पहल यह चीन की नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य CEE क्षेत्र के विकास के लिए निवेश और व्यापार के साथ बीजिंग तथा मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय सदस्य देशों के बीच सहयोग का विस्तार करना है। अतः कथन 1 सही है। इस पहल में 12 यूरोपीय संघ के सदस्य देश एवं 5 बाल्कन राज्य अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया तथा स्लोवेनिया शामिल है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
इस पहल को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के विस्तार के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, GPT-4 ओमिनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह गूगल द्वारा विकसित एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। 2. यह एक मल्टी मॉडल AI मॉडल है जो टेक्स्ट, ऑडियो और इमेज में आउटपुट स्वीकार तथा उत्पन्न कर सकता है। 3. यह अंग्रेजी भाषा में इतर टेक्स्ट को संभाल सकता है जिससे यह वैश्विक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ हो जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 2 और 3, B केवल 2, C केवल 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। GPT-4 ओमनी यह ओपन AI द्वारा विकसित एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह एक मल्टी मॉडल AI मॉडल है जो टेक्स्ट, ऑडियो और इमेज में आउटपुट स्वीकार तथा उत्पन्न कर सकता है। यह उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, ऑडियो और इमेज के किसी भी संयोजन को इनपुट करने एवं समान प्रारूप में प्रतिक्रिया प्राप्त करने की सुविधा देता है, अतः कथन 2 सही है। यह बहुभाषी समर्थन के साथ आता है और अंग्रेजी भाषा से इतर टेक्स्ट को संभालने में महत्वपूर्ण सुधार दिखाता है, जिससे यह वैश्विक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ हो जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, AI एजेंट परिष्कृत AI सिस्टम है जो मनुष्यों के साथ वास्तविक समय में इंटरैक्शन कर सकते हैं। कथन 2, AI एजेंट आवाज, इमेज और यहाँ तक कि अपने परिवेश से इनपुट सहित विभिन्न प्रकार के इनपुट को संसाधित तथा प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। B कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। C कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। D कथन 1 गलत है किंतु नकारात्मक कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। AI एजेंट परिष्कृत AI सिस्टम है जो मनुष्यों के साथ वास्तविक समय मल्टी मॉडल इंटरैक्शन में संलग्न होते हैं, अतः कथन 1 सही है। पारंपरिक भाषा मॉडल के विपरीत जो पूरी तरह से टेक्स्ट आधारित इनपुट और आउटपुट पर कार्य करते हैं, AI एजेंट ऑडियो, इमेज तथा यहाँ तक कि अपने परिवेश से इनपुट सहित विभिन्न प्रकार के इनपुट को संसाधित एवं प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प A सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, भारत में बीमा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अपनाया गया एक व्यापक रोड मैप है। 2, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए स्थापित एक गैर वैधानिक निकाय है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में बीमा क्षेत्र वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया एक व्यापक रोड मैप है, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, सोना भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा है। 2, सोने का भंडार अमेरिकी खजाने पर भारत की निर्भरता को कम कर सकता है। 3, विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार भारत सबसे अधिक सोने के भंडार वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विदेशी मुद्रा भंडार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के साथ साथ विदेशी मुद्रा संपत्ति, विशेष आहरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ रिजर्व ट्रेंच पोजीशन शामिल है, अतः कथन 1 सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोने का भंडार उसके विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाता है और अमेरिकी खजाने पर भारत की निर्भरता कम करता है, अतः कथन 2 सही है। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाले देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जेनोसाइड कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई प्रथम मानवाधिकार संधि थी। 2, इस सम्मेलन के अनुसार नरसंहार एक अपराध है जो युद्ध के समय और शांति के समय दोनों में हो सकता है। 3, भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जेनोसाइड कन्वेंशन 9 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाई गई प्रथम मानवाधिकार संधि थी, अतः कथन 1 सही है। जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुसार नरसंहार एक अपराध है जो युद्ध के समय और शांति के समय दोनों में हो सकता है, अतः कथन 2 सही है। भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन किसान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भूमि नामक 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर लॉन्च करने वाला देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है। 2. यह एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाला कृषि टेलीविजन चैनल है जिसकी स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में दूरदर्शन किसान कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भूमि नामक 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर लॉन्च करने वाला देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है, अतः कथन 1 सही है। यह दूरदर्शन का प्रमुख चैनल है जिसे 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण समुदाय की जरूरतों को पूरा करना, संतुलित खेती, पशुपालन एवं वृक्षारोपण सहित कृषि की त्रिआयामी अवधारणा को मजबूत करना है। डीडी किसान एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाला कृषि टेलीविजन चैनल है जिसकी स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक वैधानिक निकाय है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 2. यह भारत में कृषि निर्यात प्रोत्साहन के लिए शीर्ष निकाय है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना भारत की सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह भारत में कृषि निर्यात प्रोत्साहन के लिए शीर्ष निकाय है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा कार्यान्वित आर्थिक पूंजी ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. इसके विनियमन के तहत वाणिज्यिक बैंकों की लाभ प्रदाता को अधिकतम करना। बी. नियामक पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। सी. विदेशी मुद्रा बाजारों में आरबीआई के हस्तक्षेप को सुविधाजनक बनाना। डी. जोखिम प्रावधानों और लाभ वितरण के उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए एक पद्धति प्रदान करना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।